सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो एक तो हमने क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का किस हिसाब से देखा था कि किस तरह का काम हो रहा है, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया। लोग काम करने वाले किस तरह उनकी कंडीशन है, वो आपका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हो गया। अब जो भी काम हो रहा है उसका मालिक कौन है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो ये एक नया तरीके का डिवीजन है, इसको भी हम देख लेते हैं। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. तो एक और तरीके का जो क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी वो काम जिसके जरिए पैसा आता है, वो क्या है कि इस बेसिस पे करना कि जो चीजें हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो भी सामान है उसको एसेट्स कहेंगे, उसका मालिक कौन है और वहां से सामान बनाने और सर्विस देने की जिम्मेदार कौन है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। अब पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो सामान होते हैं उस फैक्ट्री या उस इंडस्ट्री के अंदर वो सरकार के होते हैं और सरकार ही उसको कंट्रोल करती है, वही सर्विस देती है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो वहां चीजें होती है उस फैक्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीजें होती हैं, उसका मालिक या वहां से जो सामान या सर्विस दी जा रही है उसको प्रोवाइड करने वाला, वो किसी प्राइवेट एक आदमी के पास हो सकती है या किसी कंपनी की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 लोग मिलकर कोई कंपनी बनाए हैं, तो वो 3-4 लोग जो होंगे वो पूरी तरह से उस चीजों के जो उस कंपनी के अंदर है उसके मालिक होंगे, और जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उससे प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल कौन से हो गए, आपका रेलवे हो गया और पोस्ट ऑफिस हो गया। यहां पर रेलवे के अंदर जो ट्रेन हो गया, ट्रैक हो गया, रेलवे स्टेशन, इसका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वही आपको सर्विस देती है। वेरएस कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड। वहीं अगर टाटा आयरन स्टील कंपनी की अगर हम देखें तो ये प्राइवेटली है, कंपनी ओन की जाती है, रतन टाटा की कंपनी है, तो वो उसके मालिक हैं, यानी वही फैसला लेंगे इस कंपनी के अंदर, जो चीजें होंगी कंपनी उसके मालिक वही हैं और प्रॉफिट भी उन्हीं के पास जाएगा। इस तरह रिलायंस का देखें तो मुकेश अंबानी को ही सारे पावर है, वही कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को और उन्हीं को सारा पैसा जाएगा। तो ये क्या होता है, एक आदमी के पास या एक फैमिली के पास या एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास जब पैसा जाता है वही लोग कंट्रोल करते हैं, तो वो प्राइवेट कहलाएगा। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए, मुनाफा कमाने के लिए होता है कि इसके जरिए हमको पैसा आए। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनी। अब इनकी सर्विस हमको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो की सर्विस आपको चाहिए, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आपको ये कंपनी या वो इंडिविजुअल सर्विस देगा। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। और पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पैसा कमाना भी होता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स के जरिए पैसा आया होता है उसको लगाती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे के अंदर कैसे पैसे लगाएगी, जो हम लोग टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से ट्रेन बनाई जाती है, चलाई जाती है, सारा काम टैक्स के जरिए होता है, ताकि जो भी सर्विस वो दे रही है उसका खर्चा उठाया जा सके। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। आज के टाइम में गवर्नमेंट देखे तो हर फील्ड के अंदर गवर्नमेंट है, हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, सब जगह गवर्नमेंट काम कर रही होती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, अब ये कौन सी एक्टिविटीज है, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताई दिया आपको। वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज, क्यों पैसा खर्च करती है सरकार इन सर्विसेज पे। लेट्स फाइंड आउट। तो इन सब के आंसर हम आगे देंगे। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at reasonable cost. तो बहुत सारी सर्विस ऐसे होती है जो पूरी कम्युनिटी को जरूरत पड़ती है, यानी सभी को जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रोड की बात करें, ब्रिज की बात करें, तो ये सबको जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा नहीं कि जिसको रोड की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर ये चीज प्रोवाइड करेगा तो सही दाम पे नहीं मिल पाएगी, बहुत महंगी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हर 1 किलोमीटर पे आपको पैसा देना पड़ जाए तो कितना प्रॉब्लम होगी रोड पे चलने के लिए। Some of these need spending large sum of money.
इसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है, तो एक छोटी मोटी अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो तो पैसा लगा ही नहीं पाएगी, इसीलिए उसकी पहुंच से बाहर है, तो गवर्नमेंट लगाती है पैसा। फिर ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज नॉट ईजी। अब हजारों लोग जो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पैसा लेना भी बड़ा मुश्किल है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हायर रेट फॉर दियर यूजेज। अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी ये सर्विस दे भी देती है तो बहुत ज्यादा उसको पैसा लेगी उसका। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रोड बनाना। रोड कौन? सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनवाती है। अगर यही कोई प्राइवेट कंपनी बनाए तो बहुत ज्यादा आपका पैसा ले रोड पे चलने के लिए। ब्रिजेस हो गया, रेलवे हो गया, हार्बर्स हो गया यानी जहां शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और डैम्स बनाना, ये सब गवर्नमेंट कराती है। Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगाना पड़ता है और यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई कल कोई कह दे कि हाँ तुम रोड पे नहीं चल सकते, तुम साइकिल वाले हो। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यानी गवर्नमेंट मदद करेगी तभी वो चीजें मिल पाएंगी आपको। The private sector may not continue the production of business unless the government encourages it. तो कोई भी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकती बिना गवर्नमेंट की मदद के। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बहुत तरीके की फैसिलिटी देती है तब जाकर कोई कंपनी खड़ी हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडस्ट्री है, उसमें काम हो रहा है और उस फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब जिस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी बन के तैयार हो रही है, अगर सीधे लेगी तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा फैक्ट्री का, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, यानी बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें उनकी मदद करती है। मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। अब उसी रेट पे अगर खरीदेंगे जिस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी आम तरीके से बिक रही है, तब तो छोटी जो इंडस्ट्री होगी उसको बंद करना पड़ जाएगा, छोटी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी क्योंकि इतना पैसा वो दे ही नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट हेयर steps in by producing and supplying electricity at rate which these industries can afford. तो फिर अब गवर्नमेंट आगे आती है इन मामलों में और कहती है कि ठीक है, ऐसे रेट पे हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे जहां पर ये इंडस्ट्री जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है उतने रेट पे वो खरीद सकें, उस रेट पे ही उनको प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट हैज टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अब अगर उनको सस्ते दाम पे देंगे तो जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है उसको कहां से देंगे? तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें पैसा लगाती है। अगर 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही है तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम 40 रुपीज हम अपने तरफ से देंगे, आप 60 रुपीज ही दे दो। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट द फेयर प्राइस। इसी तरीके से सरकार क्या करती है, जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो किसानों से एक अच्छे ठीक ठाक पैसे पे खरीद लेती है। दिस इट स्टोर्स इन गोडाउन एंड सेल एट द लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स। अब इनको क्या करती है? सरकार गोडाउन के अंदर रखती है और कम दामों पर राशन शॉप के अंदर बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, किसान के साथ क्या होता है कि सरकार किसान से गेहूं और चावल खरीद लेती है, तो किसान खुश हो जाता है कि चलो हमारा सामान बिक गया, पैसा मिल गया। अब कोई गरीब आदमी है और वो मार्केट के रेट पे गेहूं और चावल नहीं खरीद सकता, तो सरकार ने राशन शॉप्स बनाई होती है जिसको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो वहां क्या करते हैं, सस्ते रेट पे उनको ये चीजें मिल जाती हैं, तो दोनों लोग का फायदा हो जाता है और जो बीच में पैसे का मामला होता है वो सरकार अपनी तरफ से लगाती है। यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। तो इसके बारे में फूड सिक्योरिटी में पढ़ा होगा क्लास 9 में, बाकी मैंने इसके बारे में ज्योग्राफी वाले लेक्चर में भी पढ़ाया है। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। तो बाकी जो पैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस रेट पे खरीदा किसान से उसके कम रेट पे बेचेंगे तो नुकसान होगा, तो उस नुकसान की भरपाई किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट अपने टैक्स के पैसे से उसकी भरपाई कर लेती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। इस तरह से दोनों लोग का फायदा हो जाता है, फार्मर का भी हो जाता है और कंज्यूमर का भी हो जाता है, यानी जो राशन वगैरह खरीदेगा उसका भी फायदा हो जाता है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां सरकार की ही बेसिक जिम्मेदारी है कि सरकार ही इन कामों को करे और स्टार्ट करे। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज।
तो गवर्नमेंट में इस चीजों पर पैसा लगाना जरूरी है। जैसे वो क्या चीज हो गई, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल अगर हम लें तो हेल्थ और एजुकेशन, यानी हर किसी को हेल्थ मिले, इसलिए देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहां बहुत कम रेट पे इलाज हो जाता है, और बहुत सारे सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं ताकि जहां फ्री में या कम पैसे में पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के पास होती है कि इसको ये करना ही पड़ेगा। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर। तो इनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पार्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्कूल चलाना और एक अच्छी खासी क्वालिटी वाली एजुकेशन देना, खास तौर से जो एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी क्लास 1 से 8 तक, ये एजुकेशन प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। तो दुनिया भर के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो जो अनपढ़ लोग हैं जिन कंट्रीज के अंदर ज्यादा हैं, तो उन कंट्रीज के अंदर हमारे देश का भी नाम आता है, यानी हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन आर malnourished and a quarter of them are critically ill। इसी तरीके से इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं लगभग आधे वो मैल नरिश्ड हैं, यानी जितने न्यूट्रिशन की जरूरत है उनको है वो नहीं मिल पा रही है, यानी जितने उनको मिनरल्स की, विटामिन की, प्रोटीन की जरूरत है वो उनकी नहीं मिल पा रही है। और अगर 1/4 देखें, क्वार्टर देखें, तो बहुत ज्यादा वो बीमार हैं। कितने गरीब बच्चे आप देखो कितने बीमार हैं उनको, और पैसा नहीं है, कैसे इलाज कराएं वो। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा था, यानी 1000 में से कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जा रहे हैं, यानी पैदा हुए और अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले ही वो मर जा रहे हैं। तो 1000 में कितने हैं ये देखा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा 45। तो ओडिशा कितना है, 45 है, यानी 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से 45 वो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। और मध्य प्रदेश का तो और आगे है, 47 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे जो गरीब देश हैं उनसे ज्यादा बुरा है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी उन गरीब देशों के अंदर, दुनिया के जो सबसे गरीब देशों का रिकॉर्ड है, वहां भी इतने बच्चे नहीं मरते जितने हमारे देश के अंदर, खासतौर से ओडिशा और मध्य प्रदेश की बात करें, वहां डेथ हो रही है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस बात पे ध्यान दे कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह हो। हमने फर्स्ट चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, तो वो कैसे हो सकता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, अच्छा शुद्ध साफ पानी हो पीने का, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर पुअर, गरीबों के लिए रहने के लिए घर दिया जाए, एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, और खाने और न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना ही होता है, लेकिन ऐसा खाना जिससे हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, वो पूरी हो सके। तो ये जिम्मेदारी है सरकार की कि ये प्रोवाइड करे हर किसी को। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और क्या जिम्मेदारी है सरकार की कि वो इलाके जहां बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और वो लोग जिनको बिल्कुल समाज से दूर कर दिया गया है, वहां सरकार पैसा लगाए, वहां डेवलपमेंट करे। ओके, तो ये चैप्टर आके यहां पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पेज को लाइक कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। थैंक यू।